नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर उन्नाव से है। आपको बता दें, उन्नाव से होली में पहले अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही श्योपुरवा तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में आबकारी और साथ ही मोरावा पुलिस ने कार्रवाई की है। 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 50 क्विंटल महुआ लहन टीम ने नष्ट किया है। 1 दर्जन से अधिक अवैध शराब की भट्टियों को टीम ने वहां पर नष्ट किया है। ड्रोन कैमरों की सहायता से टीम ने की कार्रवाई। मोरावा थाने में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की गई है। प्रशिक्षु IPS संचित शर्मा, आबकारी इंस्पेक्टर निशांत शर्मा, SHO मोरावा कुंवर बहादुर समेत पुलिस और साथ ही आबकारी टीम के कार्यवाही और साथ ही मोरावा थाना प्रभारी क्षेत्र के असरेंदा गांव के सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे। विगत कई दिनों से विभिन्न माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना मोरावा के ग्राम असरेदा में काफी भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जा रही है। इस सूचना को एक्साइज टीम के साथ में शेयर किया गया और ज्वाइंट रूप से इस सूचना को डेवलप किया गया और डेवलप करने के पश्चात में आज थाना मोरावा पुलिस और एक्साइज टीम के साथ में मौके पर दबिश दी गई और जिसमें ड्रोन कैमरे का उपयोग करते हुए अवैध कच्ची शराब बनाए जाने वाले स्थानों को लोकेट किया गया और लोकेट करने के बाद एक सफल कार्रवाई करते हुए लगभग 50 क्विंटल कच्ची शराब बनाने वाला लहन को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है और जहां पर जिसके संबंध में थाना मोरावा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई। हरदोई जिलाधिकारी अनुनय झा एवं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के संयुक्त रूप से जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों निगरानी प्रणाली व बंदियों के लिए दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। साथ ही साफ सफाई, भोजन व्यवस्था एवं बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था को मानकों के अनुरूप बनाए रखने पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि जिला कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियमित निरीक्षण जारी है। खबर श्रावस्ती से है। उत्तर प्रदेश पुलिस के तहत जनपद श्रावस्ती की गिलौला पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 26 फरवरी को तिलकपुर मोड़ गिलौला बाईपास से सतीश मिश्रा निवासी बहराइच को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 0.400 किलोग्राम अवैध गांजा, एक मोटरसाइकिल और गांजा बिक्री से प्राप्त 5080 रुपए नगद बरामद हुए। इस संबंध में थाना गिलौला NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु व अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रावस्ती के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थाना गिलौला की फोर्स के द्वारा दिनांक 26/2/2026 को पुलिया के पास बाईपास पड़ता है, वहाँ पे एक चेकिंग चलाई जा रही थी। इसी चेकिंग में एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखा, जिसको रोक करके जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध गांजा व मोटरसाइकिल मिली है। उसके पास से 5000 रुपये भी बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति का नाम पूछा गया तो इसने अपना नाम सतीश मिश्रा पुत्र रामदरस मिश्रा निवासी सिटकाना का बताया। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु व अपराध व
खबर सीतापुर से है, जहां फर्जी दस्तावेज पर नौकरी कर रहे शिक्षक बेनकाब हुए, सेवाएं तत्काल समाप्त। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शिक्षा विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब जांच में दर्जनों अध्यापक टीईटी व अन्य शिक्षण प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। जांच रिपोर्ट सामने आते ही विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। सामने आई सूची के मुताबिक कई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र, गलत दस्तावेजों के सहारे नियुक्त कराकर वर्षों से सरकारी वेतन उठा रहे हैं। अब इन सभी पर विभागीय कार्रवाई, रिकवरी की प्रक्रिया और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑफिस में उनसे जानकारी ले रहे हैं क्या है पूरा मामला। आज 1 दर्जन से अधिक टीचरों की सेवाएं समाप्त की गई है। जी, 12,460 भर्ती की रूटीन प्रक्रिया में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराया है। तो ये अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं। तो 13 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके टेट की मार्कशीट फर्जी पाए जाने का उनको पर्याप्त अवसर दिया गया था। जो जवाब उन्होंने दिया संतोषजनक नहीं था, इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त की गई। क्या उनके खिलाफ FIR आज की जाएगी? हाँ जी, BOs को निर्देश हो गए हैं कि संबंधित विभाग के अध्यापक थे वो, उन BOs के द्वारा आज FIR दर्ज कराई जाएगी और पुलिस की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल युवा इकाई और साथी औरैया ने ज्ञापन के माध्यम से फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 22 अन्य व्यापारी नेताओं के खिलाफ गलत तरीके से लिखे गए मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। फर्रुखाबाद में व्यापारियों पर लिखे गए मुकदमे को लेकर औरैया में व्यापारियों में दिखा आक्रोश। युवा इकाई ने कहा कि यदि फर्रुखाबाद में व्यापारियों पर लिखा गया मुकदमा यदि वापस नहीं लिया गया तो करेंगे आंदोलन। ज्ञापन के दौरान आरती नंदन तिवारी, आकाश गुप्ता, रामू गुप्ता, रानू पांडे, मयंक शुक्ला और सहित तकरीबन आधा सैकड़ा व्यापारी वहां पर मौजूद रहे। सदर तहसील में ज्ञापन दिया है, किस मकसद से ज्ञापन दिया है? फर्रुखाबाद में हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल युवा के पदाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव और 22 अन्य व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस ने फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर लिया है 1 फरवरी को, जिसके विरुद्ध में पूरे प्रदेश में व्यापार मंडल ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहे हैं हम लोग कि इस पर प्रशासन पर उचित कार्रवाई करें और इन निर्दोष व्यापारियों को से मुकदमे हटाएं। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है और फर्जी मुकदमे नहीं हटाए जाते हैं तो हम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन करने के लिए फिर बाध्य होंगे। खबर कौशाम्बी से है, जहां दंपत्ति से हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक की तलाश तेज है। तमंचा, कारतूस, लूट का माल, नकदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। चरवा थाना क्षेत्र में 21 फरवरी सिरियावा चौराहे के पास दंपत्ति से की गई थी लूट की वारदात। घटना का खुलासा करने के लिए SP राजेश कुमार ने कई टीमें गठित की थी। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर किया खुलासा। मुखबिर खास की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर वहां पर तेहर मील सैयद सरावा में दबोचा गया उन्हें। से ऊपर सर साइबर क्राइम हुआ है और कुछ पैसे वापस कराए गए। कितना पैसा वापस कराया गया, क्या कार्रवाई की गई? जनपद कौशाम्बी की साइबर पुलिस टीम ने इधर विगत 3 महीनों में जो NCRP पोर्टल्स पे या 1930 पे जो शिकायतें दर्ज थी साइबर फ्रॉड की, उसके संबंध में कार्रवाई करते हुए करीब 35 साइबर ठगी के पीड़ितों का पैसा वापस कराया है। कुछ का इसमें 100% पैसा वापस हुआ है और कुल अमाउंट देखेंगे तो ये 12 लाख से अधिक का है। इसमें जो जिनके पैसे वापस हुए हैं वो कुछ लोग भी यहाँ पे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और इनको आपके माध्यम से मैं जागरूक भी करना चाहूँगा कि साइबर ठगी का जो अपराध है इस समय बहुत तेजी से प्रचलन में है और कैसे कैसे अपराध हो रहा है अभी आपने सुना इसके संबंध में। तो इसमें सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और इसको जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। जब भी कभी भी साइबर फ्रॉड किसी के साथ हो तो 1930 को तत्काल मिलाए। 1930 को तत्काल मिलाने के बाद वो जो अमाउंट होता है वो जाके ऑटोमेटिकली फिर वो होल्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ताकि फिर कंप्लेंट की जांच करने के बाद उसका पैसा उसको जो पीड़ित है उसका वापस हो जाता है। सर फोन करके कैसे मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते थे? कई चीजें हैं इसमें, जो है कुछ इंटरनेट के माध्यम से कुछ फर्जी वेबसाइट्स को लोग जो है उस पर
उसके प्रलोभन में आ जाते हैं, पैसा दोगुना करने के तिगुना करने के लालच में आ जाते हैं, कुछ और धन लाभ के लालच में आ जाते हैं, और जैसे वो उनसे संपर्क करते हैं उनको अपने शिकार में फंसा लेता है और फिर तमाम पैसे जो है ऑनलाइन अपने खातों में ट्रांजैक्शन उसका होता है और वो ठगी शिकार होते हैं। फिर बाद में उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पता लगा मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और फिर इनको पता लगता है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। अधिकारी भी बताते हैं अपने आप को? हाँ, अभी आप देखेंगे एक डिजिटल अरेस्ट का भी काफ़ी हुआ है और यहाँ पे कौशाम्बी जनपद में भी 1-2 घटनाएं हुई हैं। वो पुलिस अधिकारी बन के बताएंगे और आपका पहले पता कर लेते हैं आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में और परिवार के बारे में, और उसमें डराते हैं कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है या किसी क्राइम में यहाँ थाने में है, आप इतना पैसा भेजिए, अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई है, अगर लिखा पढ़ी हो जाएगी तब नहीं छोड़ पाएंगे। और आदमी उस समय बच्चे के मुंह में आ जाता है तुरंत, और वो जिस खाते में पैसा चाहते हैं वो पैसा उसमें डाल देते हैं और साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है। विगत 3 महीने की कंप्लेंट्स है लगभग। उन्नाव में यूजीसी को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, या तो किसी ने मेरा पूरा बयान सुना नहीं या जानबूझकर गलत तरीके से फैलाया गया। साक्षी महाराज ने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं आते हैं तो एक साधारण ब्राह्मण बनकर रह जाते और उन्हें कोई भी जान नहीं पाता। उन्होंने कहा कि सर्व समाज की राजनीति करते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसे स्थान पर हुई है जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बताया कि पहली बार मथुरा से सांसद बने जहां विभिन्न समाजों के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि देश में विकास और विरासत दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंत में उन्होंने सर्व समाज से एकता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनके लिए सभी बराबर हैं और वासुदेव कुटुंबकम की भावना ही उनकी राजनीति का आधार है। काफी विरोध देखने को मिला, क्या कहना? असल में मेरे बयान को या तो पूरा किसी ने सुना नहीं या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सच बात यह है कि अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो 20 विश्वा का ब्राह्मण होकर मर जाता, किसी को पता नहीं चलता कि मैं लोधी हूं। मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा उन संस्थान में हुई है जहां ब्राह्मण के अलावा दूसरा पढ़ नहीं सकता। मैं पहली बार मथुरा से एमपी बना जहां लोधी 15,000 नहीं, वहां ब्राह्मण है, वहां ठाकुर है, वहां जाट है। राजा वृषेंद्र जमानत करके मुझको वहां से एमपी बना दिया और मैं अयोध्या आंदोलन का हीरो, बाबरी मस्जिद में पहला फाफड़ा मारने वाला, बैरियर तोड़ने वाला व्यक्ति, मुलायम सिंह को चैलेंज करने वाला व्यक्ति, लोग मुझे हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं समाज में कोई विघटन पैदा करूंगा। मैं कभी भी, अब आप यहां का देख लो, उन्नाव का, ये बैठे हैं, सारी दुनिया को छोड़ के मैंने जिलाध्यक्ष बनवाया। आज तो शुक्ला को जानते हो, विधायक है, मैंने बनवाया ना, स्वीकार करते हैं। माननीय कुलदीप सेंगर जब संकट में फंसे थे, कौन साथ खड़ा था? मेरे अलावा कोई खड़ा था क्या? सिंगल में था ना, और लोग मुझे पार्टी से निकालने की बात कर रहे थे। तो मुझ पर इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। मैं रत्ती भर भी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं सर्व समाज की बात करता हूं और भारतीय जनता पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पर दुख तब होता है, 2014 में नारा लग रहा था, महादेव की माया है, घर घर मोदी छाया है, सब मोदी का दीवाने हो रहे थे। अब यूजीसी जैसी समस्या, छोटी समस्या, जिस महामानव ने अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया, धारा 370 को दफा कर दिया, 35 ये हटा दिया, देश का सम्मान कहां से कहां तक पहुंचा दिया, उसके लिए यूजीसी जैसी छोटी समस्या, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, कौन बड़ा काम है। लेकिन फिर ये नारे लगाना तो साक्षी कष्ट होगा ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, 8 मार्च आएगा, मोदी खत्म हो जाएगा। भगवान राम भी अगर बीजेपी का कमल लेके आए तो हम वोट नहीं देंगे, राम भी।
तब मैंने ऐसा कहा था कि अगर ये और भी लोग सोचने लगे तो फिर एमएलए नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, सीएम नहीं बनेंगे, पीएम नहीं बनेंगे, राष्ट्र का क्या होगा। इसलिए इसे विराम लगाओ तुरंत। सनातन के लिए, मोदी के सम्मान के लिए, योगी के सम्मान के लिए ये जातिवाद छोटी छोटी बातें मैं तो नहीं रखती हैं। बड़ी मुश्किल, पहली बार तो देश में लगाए हम लोग हैं, पहली बार विकास भी विरासत भी। ये मोदी हैं जिन्होंने सवर्ण का ध्यान रखते हुए 10% आरक्षण उनको दिया। किसने दिया? मोदी ने दिया। ये तिलक की रक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी। जनेऊ की रक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी। मंदिर की रक्षा कौन कर रहे हैं? मोदी जी। विकास के साथ विरासत कौन संभाल रहा है? मोदी जी। तो मोदी को जब गाली दी जाएंगी, उन्हें मिटाने की बात की जाएगी, तो ये अधिकांश पूरा समाज मोदी के साथ है। प्रदेश में योगी तो मॉडल बन गए। हम तो सारे देश में जाते हैं, साहब हमको 2 महीना के लिए योगी जी दे दो, तो योगी जी और योगी जी का बुलडोजर। तो इतना बड़ा नाम, अच्छा विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा? उन्नाव किसी भी जनपद में चले जाइए, विकास से चढ़ के बोल रहा है। तो विरोधियों के पास विरोध करने के लिए कोई एजेंडा है नहीं। जब एजेंडा नहीं है और साक्षी महाराज पर कोई आरोप तो लगा नहीं सकते करप्शन का, क्यों महाराज जी साक्षी जी कुछ करते ही नहीं, तो बिना मतलब की बातें निकाल करके विरोध करना। लेकिन किसी के विरोध करने से मैं सवर्ण का विरोधी नहीं हो सकता और सवर्ण मेरा भी विरोधी नहीं हो सकता। इस चुनाव में यहां पर पूरे ब्राह्मण समाज ने एक शब्द मेरे खिलाफ नहीं बोला, खुल करके मतदान किया। तो ये जो बातें समाप्त होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज से, सब मेरे लिए बराबर हैं। हम लोग तो उस संस्कृति के हैं, हम निजा परोवेती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम परिवार वाले, भाजपा एक परिवार है, हम भारत को वसुधा को परिवार मानते हैं। तो सब लोग मिलकर के होली के त्योहार को आनंद पूर्वक मनाएं। मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो मेरे खिलाफ में बोलते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगा जो मेरे कारण उनके खिलाफ बोलते हैं। मैं किसी सहमत नहीं हूं। एकता होनी चाहिए। जो योगी जी कहते रहे कटोगे तो बटोगे, तो ये बटोगे तो कटोगे, तो बटना वाला काम तो समाप्त होना चाहिए। मेरे कारण किसी की भी भावना को आहत नहीं लगनी चाहिए। अब आपने बात पूछ ली। खबर सोनभद्र से है, जहां पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूल प्रबंधन के तुगलकी रवैये से छात्र समेत अभिभावक हैरान और परेशान हैं। छात्राओं से कलावा, ताबीज और गले की माला उतरवाने का मामला सामने आते ही तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दर्ज कराया है कड़ा विरोध। अभिभावकों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर ऐसी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है और साथ ही सीबीएसई के एडमिट कार्ड पर भी इस संबंध में कोई निर्देश अंकित नहीं होने की बात अभिभावकों ने की है। छात्राओं की चेकिंग खुले में करने से भड़के अभिभावकों और साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं। अभिभावकों का सवाल है, परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में हो रही है, ऐसे में धागे या ताबीज की नकल की संभावना कैसे हो सकती है। और साथ ही एबीवीपी पदाधिकारी ने कहा कि मामले को जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS के संज्ञान में लाया जाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है? रामपति मौर्य। जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग कल बिटिया, आज भी बेटवा का पेपर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने नसबी काम कर रहे हैं, बच्चियों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों को साथ न किया जाए जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान इस तरह की जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ताबीज है हमारे हाथ में। ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिया।
उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए, इनके गार्जियन भी नहीं थे तो ये बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। ये कहाँ से थी? क्या कहना है उन लोगों का? क्या कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है? जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं काट दे रहे हैं, क्योंकि ये नियम है, आप जाइए कटवाइए, नहीं तो हम तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेक इन फिर उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान लीजिए कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है, तो इस पर थोड़े। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हर सेवानंद के खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं बाहर से, कहीं ओबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है, जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और न ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई, कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब 2 लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएं बहनें अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था, तो इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए थे। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या? इसको लेके एबीवीपी डीआईएस सर कहाँ जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी। हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्यवाही की मांग करेगी। क्या बोला है डीआईएस ने? बात आप लोगों ने किया? डीआईएस से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्यवाही होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे। अगर कार्यवाही नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए। हिसाब से कानून चला रहे हैं विद्यालय वाले, और ऐसा तो कोई सीबीएसई से है। सीबीएसई का जो रूल है जी, क्या उसमें ये सब नहीं, हम लोग को जो एडमिट कार्ड मिला है जो बच्चों का प्रवेश पत्र, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि ताबीज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। हाथा में जैसे कोई काड़ा पहना हुआ है उसको भी काट दे रहे हैं, चैन भी काट दे रहे हैं लोग। बच्चों को माने जलील किया जा रहा है, इसको निकाल कर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रामपति मौर्य। जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग कल बिटिया आज भी बेटवा का पेपर दिलाए हैं, उसके पहले पूर्व में भी बिटिया के पेपर दिलवाने आए थे, तो जो रक्षा में हाथ में कलाई थी, ताबीज थी, सारे प्रकरण को निकाल दिया जा रहा है। उसके बाद बिटियों के अलग से कोई चेंजिंग रूम या चेक करने की व्यवस्था नहीं है। ये लोग अपने नसबी काम कर रहे हैं, बच्चियों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं हम लोग ये मान रहे ऐसा बच्चों के साथ न किया जाए जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़े। एग्जाम के दौरान इस तरह जी घटनाएं करना उचित नहीं है इन लोग का। कलाई में उसमें क्या रखा है, रक्षा में क्या रखा है? हम लोग हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बुनियाद तो ही है। बाबूलाल जी, क्या आपके हाथ में क्या है? ताबीज है हमारे हाथ में, ये बच्चों को ताबीज निकाल दिया जा रहा है। हमारी बेटी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती, इसको पहनाने से उसको आराम रहता था, इसको निकाल दिया गया। और 2-3 बेटियां आई थी, उनके गार्जियन नहीं आए थे, किसी के हाथ में एक बना हुआ था, रक्षा बना हुआ था, सब निकाल दिए थे। उनके गार्जियन नहीं आए थे तो हमको लोग दिए हैं। 2 बेटियां देखिए ये भी निकाल दी, ताबीज निकाल दिए, इनके गार्जियन भी नहीं थे तो ये बेटियां भी हमको ताबीज दिए हैं। ये कहाँ से थी? क्या कहना है उन लोगों का? क्या कहना ये है कि बताइए इस ताबीज में कौन चीटिंग हो रहा है? इसको बांधने से ताबीज से हो सकता है बच्चा को रिलीफ मिल रहा है, उसका
कोई समस्या है, अगर देव शक्ति से उसको आराम है तो इसको निकालने से क्या फायदा है। जब वहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में पूरा परीक्षा हो रहा है जी, तो इसको निकालने का कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों ने बात किया उनसे? नहीं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं काट दे रहे हैं, क्योंकि ये नियम है, आप जाइए काटवाइए, नहीं तो तोड़ कर फेंक देंगे, काट देंगे, कैंची से लोग काट दे रहे हैं। देखिए ये सब 2 ताबीज है, एक ये सब रक्षा का बना हुआ है और लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई काट दे रहे हैं। चेक इन फिर उसके बाद दस्ती जो है रुमाल है मुंह पोंछने के लिए, जैसे किसी को दिक्कत है तो इसको भी तो मान लीजिए इसमें तो मान कुछ उनको निकालना उचित है, मगर ये तो निकालना उनका उचित नहीं है। तो इस पर थोड़े। क्या नाम है आपका? मृगांक दुबे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेलो भारत का सह संयोजक हूँ। निगम जी, क्या मामला है जिस प्रकार से यहाँ पे आपको हर सेवानिवृत्त के खड़े हैं, क्या मामला है? असल में क्या था कि यहाँ पे सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है और पहले दिन से ही यहाँ के विद्यार्थी जो पेपर देने आ रहे हैं बाहर से, कहीं ओबरा से आ रहे हैं, पूरे मतलब जिले भर से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने से पहले उनके हाथ का कलावा कटवा दिया जा रहा है, गले की माला उतार दी जा रही है, जो कि हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा कोई भी सीबीएसई में रूल ऐसा नहीं है और न ही उनके एडमिट कार्ड पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो कि आप हाथ में कलावा कोई नहीं पहन के जा सकते या फिर गले में कोई माला नहीं पहन के जा सकते। तो उसी के निमित्त हम आज यहाँ सेंटर पे आए और देखना चाहा स्वयं से कि क्या है मामला। क्या था उस समय जब आप सेंटर पे आए तो उसमें कैसे? वहाँ पे उस समय जब सेंटर पे हम आए तो जो विद्यार्थी हाथ में कलावा पहने थे उन लोगों का कलावा कटवा दिया जा रहा था कि अगर आप हाथ में कलावा पहने रहेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। गले की माला उतरवा ली गई, कई छात्राएं बहनें ऐसी थी जिनके गले की माला उतरवाने के लिए बाहर तक भेज दिया गया और यहाँ तक कि यहाँ इस सेंटर पे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उन लोगों की चेकिंग जो है उनको अगल बगल करके की जा रही है। मतलब 2 लाइनें बन रही है, एक छात्राओं की बन रही है और एक छात्रों की बन रही है। दोनों लोग की चेकिंग अगल बगल की जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। छात्राओं की चेकिंग हो लेकिन वो बंद कमरे में हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा छात्राएं बहनें अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसके बारे में तो बहुत पहले ही हमें फ़ोन आया था, तो इन्हीं सबकी जानकारी के लिए हम यहाँ आए थे। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको लेके एबीवीपी फिर क्या है? इसको लेके एबीवीपी डीआईएस सर क्या जाएगी, उनके पूरा विषय रखेगी, हालांकि उनसे बात भी हो गई है और इस पर कार्रवाई की मांग करेगी। क्या बोला है डीआईएस ने? बात आप लोगों ने किया? डीआईएस से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, आश्वासन दिया है, लेकिन हम उनसे मिलेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने के लिए। कानपुर नगर में पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम अबीदी द्वारा थाना कल्याणपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, बैरक व्यवस्था, आगंतुक कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र, मालखाना एवं अभिलेखों का सुव्यवस्थित संसाधन किया गया। इसके अतिरिक्त पर्याप्त पेयजल आपूर्ति, शास्त्रागार में उपलब्ध आपातकालीन हथियारों व कारतूसों की स्थिति तथा दंगा रोधी उपकरण एवं दस्ते की तैयारी की जाँच की गई है। सीसीटीवी कैमरों की कार्यशैली एवं कंप्यूटर कक्ष का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान वहां अभिलेखों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश प्रदान किए गए तथा अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा एवं लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण भी किए गए। हरिद्वार पुलिस की सख्ती का कमाल, इनामी नशा तस्कर संजू गिरफ्तार। थाना सिडकुल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी को चेतल डेरी मैदान से धर दबोचा है। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर 5000 रुपए के इनामी आरोपी संजू को पकड़ा गया। आरोपी चौहान मार्केट रावली महदूद सिडकुल हरिद्वार का निवासी है। आरोपी की गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा इस पर दर्ज है, जिसके तहत वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने मुखबिर और सर्विलांस की मदद से आरोपी का सुराग लगाया है। आरोपी लगातार ठिकाने बदल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। माननीय न्यायालय ने आरोपी के साथ गिरफ्तार वारंटी जारी किया था। संजू का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट के साथ एनडीपीएस एक्ट के भी कई केस इस पर दर्ज हैं।
खबर नैनीताल से, जहां राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का ओपीडी समय अब 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का ओपीडी का समय बदल गया है। अब 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का ओपीडी में मरीजों का परीक्षण किया जाएगा। 2 बजे के बाद इमरजेंसी रोगियों व अन्य रोगियों को देखा जाएगा। इस बात की जानकारी प्रमुख अधीक्षक ने विगत दिनों एक शासन आदेश जारी कर दी थी। इसकी जानकारी विभाग, डॉक्टर एवं कर्मचारियों ने दी है। यहाँ बता दें कि नवंबर से 28 फरवरी तक समय 9 बजे से 3 बजे तक था, जो अब 1 मार्च से सुबह 8 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। थाना प्रेमनगर निवासी वादी द्वारा अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री तथा 14 वर्षीय नाबालिग पुत्र के घर से नाराज होकर बिना बताए चले जाने के संबंध में थाना प्रेमनगर पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना प्रेमनगर पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 29/2026 धारा 137(2) BNS पंजीकृत की गई। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत गुमशुदा की तलाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों पर तत्काल थाना प्रेमनगर पर टीम गठित टीम द्वारा गुमशुदा नाबालिग लड़की व उसके नाबालिग छोटे भाई के वहां पर घर तथा उसके आसपास आने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तथा नाबालिग के दोस्तों व अन्य परिचितों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी एकत्रित भी की गई है। और साथ ही दोनों बच्चों को सकुशल वापस पाकर बच्चों के परिजनों द्वारा उत्तराखंड पुलिस की कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए दून पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पर्व के मौके पर हरिद्वार पुलिस ने आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है। ऑपरेशन रिकवरी के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए करीब 140 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस अभियान का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश में किया गया। पुलिस ने बताया कि CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई की गई है, जिसके चलते लगभग 35 लाख से अधिक कीमत के मोबाइल फोन ढूंढ निकाले गए हैं। बरामद मोबाइल फोनों में सिडकुल की कंपनियों में कार्यरत बाहरी राज्यों के कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय निवासियों के फोन भी शामिल हैं। मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर भी एक बार फिर मुस्कान लौट आई है और साथ ही पुलिस के इस सराहनीय कार्य की आम जनता ने खुलकर प्रशंसा की है। हरिद्वार पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी को लावारिस मोबाइल फोन मिला तो उसे तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस चौकी में जमा कराएं। जी, क्या नाम है आपको और कहाँ से? मेरा नाम अरुणा चौहान, हरिद्वार इंद्रलोक से बोल रही हूँ। पुलिस ने जैसे फोन आपका दिखाया, मेरा बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी यहाँ उनकी बहुत उम्र लगी है। और मेरा फ़ोन 21 दिसंबर से जेब में से निकाल लिया किसी ने, सेक्टर 4, और मैंने सिडकुल थाना में अपनी कंप्लेंट कराई और मेरा फ़ोन आज मिला है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? जैसे पुलिस के लिए बहुत लंबी उम्र हो, इतना धन्यवाद इनके लिए, बहुत धन्यवाद। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा फ़ोन मिल जाएगा, हमने तो सोच लिया चला गया बस। जो अभियान चला रही है, ऐसे देखते हैं कि बहुत अच्छा ऐसे ही काम लगातार चलता रहेगा। ये सिडकुल थाने ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। लगभग 140 लोगों के खोए हुए मोबाइल जो हैं वो ढूंढे गए हैं और CEIR पोर्टल के माध्यम से ये रिकवरी हुई है और जो इसमें जिनके जो ओनर्स हैं उनको ये वापस किए जा रहे हैं। और इसमें इनकी 140 मोबाइल की मार्केट वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए है। तो आज पब्लिक को ये रिटर्न किए जा रहे हैं। और ये CEIR पोर्टल होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है ये, और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है। इसके माध्यम से खोए मोबाइलों को ढूंढने का एक प्रावधान है और इसमें सिडकुल पुलिस ने एक्सेप्शनल काम किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।
है।